नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, कहते हैं कि कई बार जो है किसी का कहा हुआ अपने आप ऐसा हो जाता है कि ऊपर वाला ही वो मुराद पूरी करने निकल पड़ता है। तो बड़ा मुकद्दस महीना चल रहा है। कल रात में एक खबर आई अचानक कि मुख्तार अंसारी जो बांदा की जेल में बंद था, 7 मामलों में सजा, 5 मुकदमे अभी बाकी थे। तो उनकी तबीयत खराब है उस आदमी की। तो उसको लेके जिला अस्पताल गए बांदा की। अब भला हो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का कि उन्होंने जो है बांदा जैसे जिले में भी एक अच्छा मेडिकल एक अच्छा जिला अस्पताल बना दिया है। पहले झांसी और यहाँ तक कि प्रयागराज जाना पड़ता था बांदा के लोगों को। तो पता चला कि साहब मुख्तार अंसारी, उनको जो है वो हार्ट अटैक आया और निपट लिए साहब। और आज जब जुमा है तो उस समय हम लोग जब आपसे ये बात कर रहे हैं या वीडियो देख रहे होंगे दर्शकों, तब तक वो मिट्टी में मिल चुके हैं। अभी मेरी बाबा रामदास जी से बात हो रही थी, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और मैं चाहूंगा कि आज की इस चर्चा को यहीं से शुरू करें। उनका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सेक्टर 16 की मीडिया आपको दिखाई रही होगी। बाबा जी ने एक बात कही कि आप सोचिए जरा, मुख्तार अंसारी पर क्यों ना बात की जाए। हमने कहा कि बात की जाए। उन्होंने कहा अरे क्यों ना बात किया जाए, यही तो आइडियल है उनके पास, यही तो कौम के हीरो हैं। मैं चाहूंगा बाबा जी के इसी टेक से शुरू करें। सर वाकई जब कभी बात होती है तो इनको टेरर पर बात होती है, जब कभी बात होती है तो बच्चों का गला रेत देने पर बात होती है, जब कभी बात हो रही है तो मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जिसके ऊपर इतने, हालांकि 5 बार का विधायक भी। तो ये क्या है सर, वाकई जरा इसको विस्तार दीजिए। मैं चाहूंगा यहीं से शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो, आप और खवातीन आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबको खुशामदीद। बहुत ही दुख को क्या बोलते हैं, बहुत ही गमगीन माहौल है। और हमारे प्यारे भाईजान अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, फौत फरमा गए हैं। और इस दुख की घड़ी में मैं सभी मुसलसल ईमान लाने वाले मुसलमीन के दुख में शामिल हूं। अल्लाह पूरी कौम को, पूरी उम्मत को ये गंभीर, ये जो इतना बड़ा अजाब उनके ऊपर टूट पड़ा है, इसको सहन करने की ताकत बख्शे। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं ये दुआ करूंगा कि तुम कितने मुख्तार मारोगे, हर घर से मुख्तार निकलेगा। और ये हमारी ये दिली इच्छा है कि हर घर में एक मुख्तार पैदा हो, बल्कि हर घर में एक नहीं 5-7 होना चाहिए। और आपने कहा कि मुख्तार भाईजान पे चर्चा आखिर क्यों नहीं होगी, आखिर कौम के सिरमौर थे, कौम के सरताज थे, इतने शानदार उन्होंने काम किए हैं, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय थे। और मैं तो ये कहूंगा कि हम तो शुरू से कहते आए हैं, न सिर्फ इस्लाम खतरे में है बल्कि ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरीके से जेल के अंदर उनको निपटाया गया है, मैं उसकी खड़ी एकदम स्टैंडिंग निंदा करता हूं, तब खड़ा होकर निंदा करता हूं। और मैं आपको बताऊं, भाईजान एकदम हट्टे कट्टे स्वस्थ थे। वहां जो रोपड़ जेल में तो वो तो नाटक था, भाईजान एकदम हट्टे कट्टे स्वस्थ थे। और आपने देखा नहीं कि रोपड़ में जो है कैसे व्हीलचेयर पे चलते थे, परंतु जैसे ही उनको ये पता लगा कि अब योगी बाबा के राज्य में, अपने देश, अपने उत्तर प्रदेश में पहुंचना है, तो उनकी जवानी आ गई थी सर, और एकदम खड़े होकर चलने लग गए थे। और उनको साजिशन निपटाया गया है, मैं आरोप लगा रहा हूं। और साजिश भी इतनी गहरी है कि भारत का सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जैसा कि उनके भाई जो हैं अफजाल अंसारी साहब, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाईजान को जहर देके मारा गया है, पर न तो किसी रिपोर्ट में आएगा न पोस्टमार्टम में आएगा। उनको पहले से यह अंदेशा था, रोपड़ में ही उनको समझा दिया था
कि देखो तुमको निपटाएंगे, गाड़ी वाड़ी तुम्हारी नहीं पलटेंगे, बहुत सारी टेक्निक है उनके पास, अब की बात तुम्हारी गाड़ी नहीं पलटेगी, न तुम साले मूतने जाना रास्ते में। तो आपको मालूम है कि मुख्तार गड़िए में मुतता था, उसको रोड पर नहीं मुतवाए थे सब। कह दिया तुम साले चाहे कुछ कर लो, हम इसी पुलिस वैन में ही मुतूंगा, हम जमीन पे उतरबे नहीं करूंगा, कैसे तुम गाड़ी हमारा पलट दोगे। खैर साहब, तो उनको बताया गया था कि तुमको कुछ उल्टा सीधा खिला देंगे। तो भाईजान ने, आपको पता है पिछले 2 साल से कैसा तपस्वी का जीवन जिए हैं, मुंह से कुछ खाते ही नहीं थे, फिर भी हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। अब आप मुझसे यह मत पूछिएगा कि अगर मुंह से नहीं खाते तो किधर से खाते थे, वो सब बहुत आपको मालूम नहीं है। सब इल्म, सब विज्ञान जो है वो मदरसा में पढ़ा दिया जाता है। मदरसा में इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि अगर मुंह से साल 5 साल 10 साल ना खाए तो भी आदमी जो है ग़िज़ा जो है उसको मिलती रहती है, वो बहुत रखते होते हैं। तो उन्होंने मुंह से तो खाना ही बंद कर दिया था। अब जब आपने मुंह से कुछ खाया ही नहीं पिछले 2 साल से, तो आखिर कोई जहर कैसे दे देगा। अच्छा, फॉरेंसिक साइंस को आप लोग जरा समझिए। फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कुछ आपको किसी ने कुछ दे दिया, तो भैया वो लीवर में, किडनी में, आपके जो स्टमक होता है उसमें वो जो विसरा, जब पोस्टमार्टम में जो विसरा जब सैंपल में, तो सब आ जाता है कि फलानवा जहर आपके ब्लड में है, ऐसे है, उसे है, लीवर में ये मिला, किडनी में ये मिला, ऐसा सब पकड़ा जाता है। पर जब अन्य रास्तों से आपको अगर जहर दिया जाएगा तो वो तो ऊपर आ ही नहीं पाता ना सर। तो लीवर में कुछ नहीं मिलेगा, किडनी में कुछ नहीं मिलेगा, स्टमक में कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी साजिश रची गई है कि भाईजान को जहर तो दिया गया है, परंतु थ्रू द विलेज, गांव से दिया गया है सर। इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर देखिए सिस्टम को कैसे हाईजैक किया जाता है। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को उसके गांव से आपने जहर दे दिया, अब एक तो पोस्टमार्टम में नहीं आएगा। अब आमतौर पर जिस व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है उसका चेहरा जो है, उसका शरीर काला पड़ जाता है। पर अब गांव कैसे चेक करोगे काली है कि सफेद है, गोरी है। गांव आमतौर पे अत्यधिक प्रयोग के कारण वैसे ही मदरसों में जब उसका ज्यादा उपयोग होता है तो वैसे ही काली हो जाती। तो जो चीज पहले ही काली है वो कैसे काली पड़ेगी। आप आखिर हाउ वुड यू प्रूव इन द कोर्ट कि गांव से जहर दिया गया है। तो सर ये बहुत बड़ी साजिश है। इसकी सीबीआई और एनआईए से जांच से काम नहीं चलेगा। इसकी जो है उधर एफबीआई से और उधर जो है सऊदी अरेबिया की पुलिस से जांच होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और भाईजान लोगों को ये जो अपार दुख टूट पड़ा है इसको सहन करने की ताकत दे। और हम तो फिर से एक बार कहेंगे कि तुम कितने मुख्तार मारोगे, हर घर से 5-7 मुख्तार निकलेगा। चलिए सर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं बहुत गमज़दा हूँ आज। नहीं, आपका गम जो है वो बिल्कुल बाखुदा दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे। तो ठीक है। ओहो, आप म्यूट हैं। नहीं, मुझे लग रहा है मेरी आवाज आ रही है। आ रही पुष्कर जी, हाँ जी। तो बाबा जी आप ईयरफोन लगा लें, मुझे लगता है कि कान का नहीं है। तो बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, यहाँ देखिए एक मतलब ये भी है, इस समय मैंने कहा कि मुकद्दस महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, अच्छा खासा रोजा रखा होगा उन्होंने, और अदालत में मैगी वगैरह तक मांगने लगे थे मुख्तार भाई, है ना, इस तरह की बातें भी होने लगी थी। ऐसे में एक मामला आप उनको जो है योगी जी के उस बयान से जोड़ रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। बहरहाल ये आपका गम है, उसको आप रख रहे हैं। अच्छा पुष्कर दा, 2005 की वो घटना, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं या गलती नहीं कर रहा हूं, तो 2005 की वो घटना है जब योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदू युवा वाहिनी का एक मामला हो गया था, और वो आजमगढ़ या मऊ में जा रहे थे, और वहां दोहरी घाट में जानलेवा हमला योगी आदित्यनाथ पर। दर्शकों आपको भी बता दें, योगी आदित्यनाथ जी पर 2005 में उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था। ये योगी जी की अपनी एक सुरक्षा की एक संचेतना कह लीजिए या उनकी समझ कह लीजिए कि वो उसमें बाल बाल बचे थे।
तो ये एक निजी मामला तो मुख्तार का था। पुष्कर दा, ये बाबा जी ने जो कहा, सच में इनके पास कौम के यही हीरो है। हालांकि मुख्तार की जो राजनीतिक यात्रा 5 बार का विधायक रहा, शुरुआत बहन जी की बसपा ने कराया, उसके बाद सपा ने कराया। तो जो संकेत योगी आदित्यनाथ ने ये कह के दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो अब मान लीजिए किसी का मर जाना हार्ट अटैक से, ये कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई राजनीति से ऐसे माफियाओं का सफाया? मेरा सवाल यह है कि 5 बार विधायक भी था। और दर्शकों, आपको बता दें, बाबा रामदास जी का गृह जनपद है गाजीपुर, जहां से मुख्तार आता था। इनके पास बहुत सारी और भी बातें हैं, हम दोबारा आएंगे इनके पास जब। पुष्कर दा, आखिर 5 बार का विधायक था, कौन चुनता था कि माफिया राज का? क्या मतलब अंतिम चिराग देख रहे हैं आप मुख्तार को या उसकी परंपरा को अतीक के बाद? भाई मुख्तार पहले नहीं थे और ना ये आखिरी होंगे। ये 60 के दशक के बाद उनके कांग्रेस ने जो परंपरा डाली थी कि जब कांग्रेस कमजोर होने लगी तो अपनी सीट जीतने के लिए लोकल गुंडे को या ऐसी शक्तियों को जो है प्रेशर दिया और बूथ कैप्चरिंग कराते थे और जीतते थे। 80-70 के दशक में आते आते जो नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया और स्वयं नेतागिरी में आ गए। तो उसके बाद से ये जो माफिया का और नेता का जो गठजोड़ था उसमें माफिया स्वयं नेता बन गया। और ये ये इसलिए हुआ कि पॉलिटिकल राजनीतिक धारा का ह्रास हो रहा था, राजनीतिक वैल्यू का और सामाजिक वैल्यू का, दोनों का हनन हो रहा था। तो जैसे जैसे जो है समाज का स्तर गिरता गया, राजनीति का स्तर गिरता गया, वैसे वैसे ये जितने कुकर्मी थे, असुर थे, माफिया थे, इनका जो है उद्भव हुआ और शक्तिशाली होते चले गए। तो इसको तो मैं जो हूँ डायरेक्टली इन लोगों का उदय को जो है अपने ही से जोड़ता हूँ कि हमारा समाज ही इतना गिर गया कि समाज जो है इनको चुनता। भय से ये सब, भय के साथ स्वार्थ बहुत बड़ा था। यदि सिर्फ यदि भय होता तो फिर जो है मैं नहीं समझता कि इनकी शक्ति ऐसी होती कि इनको जो है मायावती बहन जी भी जो है लपकती थी और मुलायम सिंह तो विशुद्ध रूप से उनको जो है पूरे खानदान को प्रेशर देते थे। मुख्तार अकेले तो नहीं थे ना, मुख्तार का बड़ा भाई भी मेरे ख्याल से एमएलए रह चुका है, छोटा भाई भी जो है एमपी रह चुका है, बीवी जो उनकी है वो कारपोरेटर है और सब आपराधिक है, लड़का भी है एमएलए। तो ये और छोटा मोटा परिवार भी नहीं है। मुख्तार अंसारी वो उन लोगों में से नहीं था कि जो कि गरीब था और बड़े विवशता से जो है संघर्ष करने में 2 जून की अपना पेट पालने के लिए, परिवार को पाटने के लिए उसने जो है अपराध की दुनिया चुनी। बिल्कुल नहीं, वो एक जमींदार फैमिली से था। बिल्कुल पुष्कर दा, उसका, उसका, मैं ये बात आपसे स्पेशली पूछना चाहता था क्योंकि ये इनके बारे में है, गरीब मास्टर का लड़का, फलाने का लड़का, ढिकाने का लड़का, है ना, और वो बदला लेने के लिए। आप जरा ये वैचारिक पृष्ठभूमि, और यहीं पर एक बात और आती है, इसको बड़ा इस्टेब्लिश किया गया कि बड़ा खानदानी है, बड़ा खानदानी है। बिल्कुल इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि जो है इसका 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 दादा जो था 1926 और 27 का कांग्रेस का अध्यक्ष था। इसका नाना जो है भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था, ये तो सत्य है। और इसके बाद ये वो परिवार था, वो अशरफिया क्लास था जिसको नेहरू खानदान ने रोका। जिसे ये वो अशरफिया खानदान था जिसके लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, जिसने पाकिस्तान बनवाया। और फिर ऐसे ही लोगों को जो है कांग्रेस ने रोका अपने वोट बैंक के लिए, उनको प्रेशर दिया। इन्हीं का ही जो चाचा है जो आपका उपराष्ट्रपति रहा था, हामिद अंसारी, यही तो था जिसने कि ईरान में राजदूत होते हुए रॉ के एजेंटों को मरवा। तो ये कांग्रेस का ही जो है बदनुमा चेहरा है। कांग्रेस ये तब तक झुका रहा जब तक कांग्रेस शक्तिशाली रही। ये सब सामने तब आए जब कांग्रेस डगमगा गई। लेकिन उसके बाद भी कितनी शक्तिशाली है ये परिवार या मुख्तार स्वयं। क्या आज पूरी आप वो पढ़ लीजिए नेट पे, सोशल मीडिया पे, अखबार, बाकी सब आ रहा है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या का आ रहा है क्योंकि उसको सजा हुई थी। लेकिन कहीं भी मुझे 1997 की वो घटना नहीं दिख रही जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा को बनारस में
किडनैप किया जाता है, 5 करोड़ की जो है फिरौती ली जाती है और फिरौती मिलने के बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी जाती है। केस सीबीआई गया और आज इतने सालों के बाद भी आज मेरे ख्याल वो जो है मेरे ख्याल से आज इस हत्याकांड को हुए 26-27 साल हो गए, लेकिन आज भी लाश नहीं मिली। सीबीआई आज तक उसको प्रपोजल करने नहीं कर पाई। कोर्ट से बरी हुआ रुंगटा हत्याकांड, लेकिन इसका जिक्र नहीं हो रहा। दरअसल मुख्तार अंसारी या उसके और जो लोग थे, माफिया रंगदारी सब में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित एंटी आरएसएस, एंटी हिंदू विश्व परिषद, एंटी हिंदू का जो अपराधीकरण को जो शक्तिमान बनाया गया, उसका जो है प्रतीक मुख्तार अंसारी ने उसको बढ़ाया। इसीलिए मुख्तार अंसारी कांग्रेस से लेके, कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस शक्तिशाली थी, सीबीआई नहीं हुआ, सीबीआई में उसको कुछ नहीं हो पाया, कोर्ट से बरी हो गया। इसीलिए मुलायम सिंह ने उसको लगता प्रशय दिया, मायावती को जब सत्ता मिली और उसमें आना चाह किया। तो ये मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में धर्म के आधार पे बांट के, क्योंकि वो टोटल आप जो भीड़ आप उसके मरने पे लोगों को देख रहे हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये जो है वो भारत का 0.5 है। ये वो जो है ये वो जमात है कि जिसने जो है भारत को स्वीकारा ही नहीं। ये वो जमात है जिसने 15 अगस्त 47 में बंटवारा भारत का कराया। ये वो जमात है जिसने 46 में उससे पहले जो मुस्लिम लीग को वोट दिया और पाकिस्तान बनवाया। ये यहाँ रहे और इसी अशरफिया क्लास को डेवलप किया और यही कांग्रेस की जो है राजशाही ने जो है उसको अपना जो है बढ़ाया। सब जो है बड़े कोई कुछ नहीं, ये कोई अपराधी नहीं, ये बेसिकली जो है इस्लाम के सिपाही। अपराध का हम लोग नाम देते, ये जो है ये आपके लादेन फादेन से कम नहीं है, ये सब ये वही पैदा किया और आज ये किया पूरा खानदान है भाई। मुख्तार अंसारी बिल्कुल एक जो है सिर्फ हत्यारा नहीं था, सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, सिर्फ माफियागिरी था। मुख्तार अंसारी इस्लाम का सिपाही था, गजवा हिंद का प्रतीक था और आज उसका इंतकाल हुआ है। वो चाहे जिस तरीके से लोग उसको कहते रहे, हकीकत यह है कि रमजान के एक मुबारक मौके पे वो चल निकला और उसके साथ ही ये रिजॉल्व और तगड़ा हो जाता। जिस तरीके से इसके पिछले रमजान में जो है अतीक गायब हो गया, तो इसके मतलब जहां ये लोग जो है रमजान कर रहे हैं, वहीं पर राम भारी पड़ रहे हैं। अब आगे आगे के रमजानों में कौन कौन जाता है, ये हमको भविष्य जो है बताए। बिल्कुल ठीक बात है। और एक तो मतलब पाक महीना रमजान का, और दूसरा आज जब उनका जनाजा निकल रहा है, अभी तो खैर पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे दर्शक जब तक इसको देखें तब तक ये सब हो चुका हो। तो आज जुमा है, तो ये भी एक अब देखा जाए कैसे होता है। अच्छा दर्शकों, आपको मैं बताऊं, मैंने पहले भी कहा था कि बाबा रामदास जी का मूल जनपद जो गृह जनपद है ना, गाजीपुर, तो आप सोचिए बाबा जी, ये बताइए इतना सब होने के बावजूद भी मनोज सिन्हा जैसे कैंडिडेट गाजीपुर में राजनीतिक रूप से हार जाते हैं इस अंसारी परिवार का, इसका बड़ा भाई है ना, तो बड़ा है या छोटा है मुझे नहीं ध्यान है, शायद छोटा है या बड़ा है, जो भी है। सर ये बताइए, पुष्कर दा ने बताया कि ये गरीब मास्टर का या कोई ऐसा जो है अतीक के बारे में जैसे कहा गया कि अरे वो तो क्या करता था, किस घर से आता था और तांगा चलाता था, क्या करता था उसका बाप। लेकिन यहाँ पर खानदानी भी मामला है और जिस तरफ इशारा किया इन्होंने कि गजवाए हिंद का प्रतीक, और निश्चित रूप से ये दिखाई देता है, इसको अलग अलग कैसे मायावती से लेके मुलायम सिंह से आगे लेके सबने पाला, राजनीतिक रूप से भी इतना सशक्त था कि गाजीपुर में मनोज सिन्हा जैसे विराट व्यक्तित्व जो है, परिपक्व राजनेता, वो भी हार जाता है, काम करने वाला आदमी हार जाता है। सर वो तो ऐसा है कि गांव के रास्ते रोजा खोलने वाले का एक बहुत बड़ा वर्ग है सर। हिंदू भी बहुत सारे जो है गांव के रास्ते रोजा खोलते हैं, तो उसको हम लोग खरमिटाव बोलते हैं या जो भी है ना, भोजन ग्रहण करते हैं। तो सर वो 2-2.5-3 लाख ऐसे लोग हैं जो हैं तो हिंदू, परंतु रोजा
वो भी जो है पिछवाड़े से ही खोलते हैं। तो वो चुनाव वाले दिन पिछवाड़े से वहां ईवीएम के आगे रोदा खोल के आ जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, वो गाजीपुर का ये जो चुनावी समीकरण है यही रहेगा। और बाकी मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, नॉर्थ इंडिया में उस आदमी को एक आइकॉन माना जाता था कौम के द्वारा, गोल टोपी भाई जॉन्स के द्वारा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरठ से आगे एक कोई छोटा सा शहर है, वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, उनको कोई दिक्कत आ रही थी। उनको कुछ प्रशासन और एक स्थानीय गुंडा मिलकर कुछ परेशान कर रहे थे। वो परेशान थे तो उसको एक, वो दिल्ली आए तो किसी अन्य गोल टोपी डॉक्टर मित्र ने बोला कि तुम एक काम करो कि भाईजान के पास चले जाओ। तो भाईजान जो है वो कहे यार भाईजान तो उनको तो मैं जानता ही नहीं, मैं उनसे कोई मेरा संपर्क ही नहीं है। बोला तुम कुछ मत करो यार, वो लखनऊ जेल में बंद है, तुम खाली लखनऊ जेल पे गेट पे बोल दो, ऐसे बोलना भाईजान से मिलना है, और तुम देखो किस तरह गेट के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तो साहब वो डॉक्टर साहब जो है वहां पहुंच गए। तो वहां पे साहब, लखनऊ जेल की बात बता रहा हूं मैं, गाजीपुर जेल के किस्से बाद में सुनाऊंगा। तो साहब वहां दरबार लगा हुआ था, और एक एकदम सिंहा, जो शादी ब्याह में जो दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए बड़की कुर्सी नहीं होती, उस टाइप का बड़का सिंहासन नुमा कुर्सी लगी हुई थी। तो वो वहां पे दरबार लगा हुआ था, 5-7 करिंदा फोन फान लेके खड़े थे वहां, बर्फी अरफी मिठाई उठाई रखी थी, आने वालों को सब पूरा दरबार लगता था। तो ये डॉक्टर साहब भी, और ये मुझे खुद उसी डॉक्टर ने ये किस्सा बताया। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी लाइन में, वहां कुर्सी पे जाके बैठ गया, मुझे पानी पिलाया गया, फिर चाय पिलाई गई, उसके बाद मेरा नंबर आया। हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने बोला जी मैं डॉक्टर साहब, मैं ऐसे 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 ऐसे। कहता उस आदमी ने मुझसे ऐसे बात की है जैसे मेरे से वो 20 साल पुराना परिचय और उस खानदानी दोस्त है हम लोग। अरे डॉक्टर साहब ऐसे थे। तो मुझसे पहले ही डिटेल्स सब ले लिए गए थे। तो साहब वो, जब तक मैं बात कर रहा था तब तक उनके कारिंदे ने वो फोन लगा दिया उस व्यक्ति को। हेलो, हाँ भाईजान बात करेंगे। बोला कौन भाईजान? बोला मुख्तार अफ्तारी साहब। वो भाईजान को फोन पकड़ा दिया गया। अरे भाई, ये हमारे पास फलाने डॉक्टर साहब आए हैं, इनका ऐसे अस्पताल है। अरे यार ये हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, क्यों आप लोग इनको परेशान कर रहे हैं? अरे ये तो मानवता की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे करके जी 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 जी। अच्छा, करीब 40 सेकंड बात हुई, फोन रख दिया। तो उनके बाद उनके कारिंदे बोले कि सर अब हो गया, अब आप जाइए। तो बोले हो गया? तो कहता आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि एक फोन किया और तो कुछ बोला नहीं। कहते हैं जब मैं वापस अपने शहर पहुंचा हूं तो पूरा प्रशासनिक अमला और वो मेरी विरोधी पार्टी जमीन पर लेटी हुई थी। सरेंडर। खैर साहब मैं बड़ा खुश हुआ। फिर साहब चुनाव आ गया। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, अरे भाईजान जरा आपसे बात करेंगे। भाईजान ने लिया 50 लाख रुपया 5 बार में। हर 15 दिन पर फोन आ जाता था। इतने बड़े सिरमौर थे कौम के, और डॉक्टर साहब ने दिया, मरते क्या न करते। तो सर सारी दुनिया ये जानती है कि डॉक्टर साहब के एक फोन पे उनका काम हो गया। उस डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई किसी से ये बता दे कि उसके बाद हमको रोज फोन भी आता था, चाहे चुनाव लड़ रहे हैं जरा देख लीजिएगा। तो सर बात ये ना, भाई जॉन्स की जो पूरी उम्मत है ना, पूरी दुनिया की, उस उनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम कौम के हीरो नहीं है, क्योंकि वो तो गीता पढ़ते थे। उन्होंने तो भारत देश के लिए न्यूक्लियर बम बनाया। वो कैसे कौम के हीरो हो सकते हैं? वो तो कौम के गद्दार थे। कौम का हीरो तो वो था जिसने पाकिस्तान के लिए बम बनाया। कौम का हीरो वो था जिसको कि चूड़ियां भेजी गई थी मुंबई में, जो कराची में बैठा हुआ है। कौम का हीरो वो था
कश्मीर वाला जिसने संसद पे हमला किया था, कौम का हीरो वो था बदायूं में जिसने 6 साल के बच्चे की हत्या गर्दन रेत की थी, जिसके जनाजे में 30,000 लोग जुटे थे। वो कौम का हीरो था। कौम का हीरो भाईजान है। एपीजे अब्दुल कलाम कौम के हीरो नहीं है सर। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने सच्चे मुसलमान आए थे सर। तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने मुख्तार मारोगे हर घर से मुख्तार निकलेगा। अच्छा, मदरसों में पढ़ के मुख्तार ही तो निकलेगा, कौन सा साइंटिस्ट निकल जाएगा सर। इस कौम को तो वो हिमंता विश्व शर्मा और योगी जी का पैर धो के पीना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को मदरसे बंद करके सामान्य स्कूलों में एडमिशन कराया जा रहा है जहां वो अब इंसान बन सकेंगे। ठीक बात है, पर बिल्कुल। नहीं। और हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया ना, मदरसा बोर्ड बंद किया और योगी जी ने तुरंत अप्लाई कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आप से मैं जरा एक बार फिर, कितना प्रभाव अभी भी, क्योंकि आपने राजनीतिक, जब मैंने मामला गाजीपुर का खास पूछा, और सिर्फ गाजीपुर नहीं, आप देखिए ना कहाँ कहाँ 144 लगानी पड़ी है, कहाँ कहाँ जो है एहतियात रखना पड़ा है। मऊ, कई 7-8 जिले ऐसे हैं पूर्वांचल के, और चुनावी रूप से आप देखिए तो वो एरिया जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो वो जरा डिस्टर्बिंग ही रहे हैं उसके रिजल्ट। ऐसा नहीं है, वो डेंट वहां से आता है। गाजीपुर तो वहां आपने एक बात अभी कही बाबा जी की, वो तो अभी रहेगा। मैं चाहूंगा जरा इस पर कहिए, कितना प्रभाव अभी भी रहेगा इस परिवार का? तो देखिए, फैक्ट यह है कि इनको भीख मंगवा दिया है बाबा ने, और इनको नहीं मंगवा दिया है, इनसे दूर दूर तक जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, फिर वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, इनसे बहुत सारे हिंदू भी इनके साथ ठेकेदारी करते थे, जुड़े थे, इनके गैंग में शामिल थे, इनसे पल्लवित पोषित होते थे, इनके द्वारा ठेके प्राप्त करते थे, इनके संरक्षण में पैसा कमाते थे, बसें चलवाते थे, ट्रक चलवाते थे, गिट्टी बालू का धंधा करते थे, ठेकेदारी करते थे। एक समय जब इनकी तूती बोलती थी तो किसी की औकात नहीं थी कि पूरे पूर्वांचल में इनकी मर्जी के बिना कोई रेलवे का, कोई पीडब्ल्यूडी का, किसी किस्म का कोई ठेका मुख्तार भाई के मर्जी के बिना कोई ले ले। अगर कोई ले लेता था तो इनका 15 या 20% जो कट बनता है वो अपने आप पहुंच जाता था। सुनिए, एक बार हो गया ई टेंडरिंग, वो रेलवे का कोई बहुत बड़ा स्क्रैप का जो है वो ठेका उठ गया और ऑनलाइन उठ गया। पहले तो ये सब टेंडर का कागज ही नहीं लेने देते थे, अगर किसी ने ले लिया तो टेंडर डालने नहीं देते थे। जो टेंडर डलता था तो इनको पहले ही खबर हो जाती थी फलाना इतना डाला है, तुम इतना डाल दो। ये तब हुआ ई टेंडरिंग हो गया, सब ठेका उठ गया। बंबई की कोई पार्टी थी, उसने स्क्रैप का ठेका ले लिया, कोई 60-70 करोड़ का काम था। उससे बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोला भाईजान ठेका तो नहीं मिला, वो टेंडर तो उसको उठ गया फलानी वाली पार्टी का। बोला कोई बात नहीं, स्क्रैप तो यही पड़ा है ना, या स्क्रैप भी ऑनलाइन उठवा लेगा। स्क्रैप उठाने के लिए तो फिजिकली आना पड़ेगा ना पूर्वांचल में सर। स्क्रैप तब उठा जब भाईजान का उसका शेयर मिल गया सर। यहां तक प्रशासन पे हनक थी, कब्जा था। एक मिनट, वो मुख्तार अंसारी को एलएमजी बेच रहा था वो भगौड़ा सिपाही, समाजवादी पार्टी वाला, और क्या नाम डिप्टी एसपी साहब जो सीओ साहब हैं, जो आजकल गौशाला चला रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इसका चार्जशीट में, इसके कार्यवाही में मुख्तार अंसारी का नाम डाल दिया था कि, और पूरा विद प्रूफ कि इस एलएमजी को मुख्तार अंसारी को बेचे जाने के लिए बात चल गई थी, और उस जमाने में 1 करोड़ में सौदा हो चुका था। मुख्तार अंसारी के पक्ष में सरेआम मुलायम सिंह कूद पड़े, बोले कि आपने सरकार की मर्जी के खिलाफ कैसे नाम डाल दिया। और उसके बाद वो सारे यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने उस ईमानदार डिप्टी एसपी को प्रताड़ित किया और बेचारे को नौकरी छोड़ के भागना पड़ा, कि परिवार खतरे में आ गया। शैलेंद्र सिंह उनका नाम था, और पोटा लगा दिया था आदमी, पोटा। हाँ, और यह आदमी इतना बड़ा देशद्रोही था, और मुलायम सिंह यादव इतने बड़े देशद्रोही के पक्ष में खड़े हो गए, और शैलेंद्र सिंह जैसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त आदमी को प्रताड़ित किया, उसको नौकरी छोड़ के जाना पड़ा, उसकी जीवन खतरे में पड़ गया।
बिल्कुल, बिल्कुल। और लखनऊ में रहते हैं मेरा और पुष्कर जी, आपको भी अगर याद हो, हम लोगों ने कई अवसर पर मुलाकात हुई है। गाय के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गाय की ऊर्जा पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहीं लखनऊ में। तो इस तरह का राजनैतिक प्रेशर तो मिलता रहा। अच्छा पुष्कर दा, मिट्टी में मिलाने का राजनैतिक प्रशासनिक इरादा योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया था और बाकायदे विधानसभा में दिखाया था। इसको कोई कोरी धमकी न दे। और जब वो मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, तो राजनीति में जो माफिया का इस्तेमाल होता था, जिस पर आपने पहले पूरा एक बड़ा बैकग्राउंड बताया कि ये दरअसल सारे के सारे उसी कांग्रेस के पेट कोख से निकले हुए वो तत्व हैं। अब क्या भविष्य देखते हैं इस तरह के चीजों का? अतीक निपटा, मैं सीधे-सीधे नाम ले रहा हूँ, अतीक निपटा, मुख्तार निपटा, चाहे ऊपर वाले ने निपटाया, कैसे भी निपटाया, निपट गया। आगे क्या स्थिति देख रहे हैं? राजनैतिक रूप से अगर देखिए तो माफियागिरी में कम नाम आता है, लेकिन आजम खान एक दूसरे तरह का माफिया, उसका भी निपटान हो रहा है। तो ये एक कमिटमेंट किस तरह का दिखाता है? और ये केवल डंडे के बल पे हो जा रहा है कानूनी और प्रशासनिक, कि इसमें समय काल को कैसे देख रहे हैं आप? दूसरा समाज भी। देखिए देखिए ऐसा है कि समाज को लोग कहते हैं नेतृत्व जो है समाज को लीड करता है, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो या सामाजिक नेतृत्व हो। हमारे नेता जब गिरे तो हमारा समाज नीचे गिरता चला गया। और जिस तरीके से बाबा रामदास जी ने बताया कि प्रशासन में बड़ी हनक हनक की, प्रशासन में हनक इसलिए होगी जब प्रशासन को मालूम है कि जो शासक है वो इसके यहाँ दरबार लगाता है, या जो है ये उसको जो है मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से उठ के किसी माफिया वाले को जो है स्वागत करता है, तो प्रशासन तो अपने आप सरेंडर कर जाता है। उसमें कौन सा है भाई, समाज से ही निकला हुआ व्यक्ति वो भी है। जब बाबा योगी नाथ आदित्य योगी जी ने विधानसभा के पटल पे कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो तो एक, क्योंकि एक कांड हुआ था उस संदर्भ में कहता, लेकिन जब से 2017 से बाबा योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अपने इस कमिटमेंट के प्रति बहुत ही सजग और सुदृढ़ रहे कि पूरे जो है सामाजिक स्तर पे माफिया राज को ध्वस्त करेंगे। वो उनका रिजॉल्व ये था कि जो उन्होंने सही सही उसकी पकड़ ये जानी थी कि कोई भी माफिया, चाहे वो जेल में के बाहर हो चाहे जेल के अंदर, वो जेल के अंदर और सशक्त होता है और देश में जेल से में रहकर बंदी गृह में रह के जिस तरीके से उसमें जो है जनता देखती है कि जेलर सलाम ठोक रहा है, डीएम एसपी आकर जो है अपने ट्रांसफर और उसकी या सिफारिश करते हैं या जो है खाना खाते हैं, तो उससे जनता का मॉरल और डाउन होता है। तो योगी जी ने सबसे पहला काम किया कि जो इनका आर्थिक तंत्र था उस पर चोट पहुंचाई, और उसके अंदर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि अतीक के पैसे से कोई जो है त्रिपाठी जी जो है मौज ले रहे हैं, तो आर्थिक तंत्र टूटा तो नाम अतीक का जरूर आता रहा उसमें, लेकिन ध्वस्त उसमें वो त्रिपाठी जी भी। यही मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है। लोग क्योंकि वो एक सिंबल है, एक जिसके छत्रछाया में हो रहा था, तो योगी नाथ जी ने सबसे पहले किया कि चाहे जैसे भी हो आर्थिक तंत्र तोड़ दिया। आज की स्थिति ये है कि आज ये लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम लोगों का जो काला अध्याय था उत्तर प्रदेश का, विशेषतः जो हम लोग जो है 70 के 80 के दशक से जब जवानी छोड़कर जब से बड़े बड़े हुए, तो हम लोग इनके ही महिमा मंडल, इन्हीं के ही कुप्रभाव और इनकी दहशत में ही हम बड़े हुए। हमने साथ सब कुछ देखा है इसके अंदर। आज 2023 24 जब आ गया है, तो योगी जी ने आर्थिक तंत्र पूरा तोड़ के रख दिया है। उसको तोड़ने से इनकी मृत्यु से ये है, इसका फर्क ये पड़ता है कि जो मॉरल होता है वो टूटता है। हाँ ठीक है, इस जब आदमी का जो है मॉरल टूटता है तो छटपटाहट होगी, कुछ होगा, लेकिन उससे ये तय हो जाती है कि शासक की जो हनक है, द रिट ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है एक सिपाही डंडा लेके चला जाएगा, एक एसआई भी चला जाएगा कागज लेके, तो जो है बड़ा से बड़ा जो एक जमाने में जो है नामी गिरामी रहा होगा शहर का या मोहल्ले गुंडा, उसकी औकात नहीं
कि उससे वो टेढ़ा मुंह करके बात कर रहे हैं। एकदम तो ठीक, ये एकदम रिट जो है, तो जो रिट कायम कर लिया आपने, लेकिन एक उसका कुप्रभाव देखिए, मुख्तार मरा है, समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि दी, आधिकारिक। तेजस्वी यादव आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि जो है की है, और जो है उनके इंतकाल पर जो है अफसोस हुआ है, और बहुत ही बड़ा आदमी था, बड़ा जो है देश प्रेमी था, बड़ा। जब तेजस्वी और समाजवादी या अखिलेश यादव इस तरह के नेतृत्व जब ध्वस्त होंगे, तब असली जो है चोट पहुंचेगी। अभी अभी इंडिविजुअल की बात हो रही है, हाँ लेकिन राजनीति। जो इस कौम के हीरो है, या इनको हाँ हीरो हमें नहीं बनाया, हमने आपने बनाया, इन नेताओं ने बनाया, सामाजिक प्रतिष्ठा दी। तो अगला चोर अब जो है, हम फिर मैं कहूंगा अवनीश, ये ताकत हमारे पास, ये बाबा के पास नहीं है, ये पुलिस के ये पास नहीं है, वोट ये वाली ताकत ताकत। हमारे पास है, हमारी उंगली में। लीजिए, एकदम में सही वो बटन दबाइए, और आप ऐसी सरकार लेके फिर आइए, जिससे जो है कोई ऐसा नेतृत्व दोबारा राजनीति के पटल पे ना आए, जो इन लोगों को हीरो बनाए, जिनको सामाजिक प्रतिष्ठित करे। तो मैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाता हूँ उस चीज को लेके, कि ये सब कुकर्म केवल उस कौम के नहीं है, ये उसको कुकर्म जो है हमारे ही है। बिल्कुल और जैसे कि इन दलों, राजनीतिक दलों ने जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, इनका प्रादुर्भाव या सशक्तिकरण वहीं से हुआ जहां से उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को खींचा। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को खींच कर ताकत पाए, उसी तरह से कांग्रेस के कुकर्मों को भी इन्होंने आत्मसात किया है, और समय के साथ बहुत बेहतर तरीके से किया, और निर्लज्जता से किया। और बिल्कुल ठीक आज बात। ये स्थिति है कि ये स्थिति मुख्तार ऐसे देखिए, आदमी के मरने पे जो है समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव आरजेडी के, वो जो है सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि और उनको देशभक्त और बना रहे। कराते बिल्कुल ठीक बात है। 5 बार का विधायक था भाई, ऐसा थोड़ी ना उसका खानदान बाबा जी ने गिनाया ही। अच्छा बाबा जी, अब सर जरा बताइएगा, इतनी देर की बातचीत के बाद कुछ गम हल्का हुआ आपका? भरे रमजान में निपटे नहीं हैं सर, भाईजान। नहीं नहीं सर, मैं बहुत गमजदा हूं, और जो जिस अलोकतांत्रिक तरीके से जो है निपटाया गया है, मैं सर मुंह से डाल देते सर। अगर जहर ही तुमको देना था सर सर तो अच्छा ये मुंह से डाल बताइए, देते सर। अच्छा सर ये बताइए, सर भरे रोटी में ये बदहजमी क्यों हुई? क्योंकि 2 दिन पहले जब ये अस्पताल गए थे, ये हुआ था कि भाई इनको जो फूड पॉइजनिंग हुई है। शहरी इफ्तारी में क्या हाँ, खा लिए? उसका उसका नहीं 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 सर, उसका कारण नहीं। जब आप ऊपर से कुछ खाते हैं, मान लीजिए कुछ खाते हैं, तो वो इसी रास्ते से नीचे जाता है। सर फूड पॉइजनिंग और बदहजमी नहीं हुई थी सर, पिछवाड़ा पॉइजनिंग हुई थी। तो ऊपर से अगर कुछ खाते भी, दवाइयां जैसे ऊपर से दी गई, वो नीचे जाते ही तो वहां देखा कि वहां नीचे की तरफ जहर फैला था। तो जो भी गिजा जा रही थी, सरकारी गिजा जो अस्पताल में, वो जैसे ही नीचे जाती थी तो वहां जाते ही बोलती थी, अरे भगे रे, नीचे तो जहर है। तो वापस चली आती थी ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे पिछवाड़े के डाउन पोर्शन में जहर फैला दिया गया था। तो सर जो ऊपर जाता था वो नीचे जा ही नहीं पाता था, तो सर बदहजमी काहे नहीं होगी। और सर ठीक मुझे आपत्ति इस बात से है कि सर पिछवाड़े में जहर ठूंस के नहीं मारना चाहिए था मुंह से, तो गलत बात है। वो ये तो लोकतंत्र सर, संविधान संविधान खतरे में है। पोस्टमार्टम में ठीक नहीं आएगा सर। अच्छा। सर पिछवाड़े का पोस्टमार्टम नहीं होता है कभी, पुष्कर ओ दादा। नहीं, हो सकता है, हो सकता है भाई, पिछवाड़े से विसरा सैंपल लेना पड़ेगा ना, कैसा लेगा? एक आदमी तो पहले ही मर गया, कौम का सिरमौर था, अब उसकी आप उंगली डाल के ना कुछ निकालेंगे सैंपल? एक तो मरे हुए आदमी जो कौम का सिरमौर हो। अच्छा, आपको आजकल एक और नई प्रॉब्लम आ गई है सर, जब भी ऐसे, आजकल तो हर आदमी का जब भी ऐसे होता है पोस्टमार्टम, तो ऑन कैमरा होता है, 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनता है, ऑन वीडियो होता है। अब एक कौम का सिरमौर जो है वो पहले ही एक तो पूरा हो गया, कौम गमजदा है, तो उसके आप पिछवाड़े में उंगली डाल के, अब सर पिछवाड़े में उंगली तो इतनी बड़ी होती है, तो सर पूरा हाथ डाल के ना ऐसे कि उंगली तक हाथ घुसेड़ के, और तब ना सैंपल निकालना पड़ेगा, और इसका वीडियो बन गया, वो वीडियो लीक हो गया, तो सर कौम की कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए ये
भाईजान की मौत का राज कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मौत का राज उनके पिछवाड़े में छुपा है, और पिछवाड़े में हाथ डालकर सबूत कौन इकट्ठा करे। सर बड़ा ये है बड़ा बड़ा बहुत बहुत मैं सर इतना गमजदा हूं कि मैं बहुत, अल्लाह उनको 130 फुट की हूर बख्शे, जन्नत में जाए वो, वहां जमीन पे, वहां पे नहर, शराब की नहरें बह रही होंगी। जी बिल्कुल। 72 24 ठो गिलमा मिले उनको, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। आमीन कमीन, आमीन आमीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी पुष्कर कहते हैं उंगली, अच्छा आपने उंगली अवनीश दिखा रहे हैं, उंगली मैंने, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं इशारा काम पे लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं मुख्तार के जिस तरीके से इंतकाल हुआ, मुख्तार का जो एक हीरा था, उस पर मैं, क्योंकि तुम गोरखपुर में रहे हो, सब कुछ देखा है, तो मेरे उम्र में भले छोटे हो लेकिन सब कुछ देखा है पूर्वांचल में तुमने भी। तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना। दादा बस एक लाइन में मैं कहूंगा, मुख्तार जैसे लोगों का अंत ये उसी तरह का अंत है कि जो एक 80-90 के दशक में इसी पूर्वांचल में देखा जाता था कि जिस नेता के पीछे 20 बंदूकें न चल रही हो, वो नेता नेता नहीं माना जाता था। और उसमें स्थिति ये बदली है 2014 के बाद उत्तरोत्तर, और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद, कि अब अगर कोई गलती से भी बंदूक लेके चला गया और सरकारी अगर उसके पास गनर नहीं है तो उपहास का पात्र होता है। और वो एक दौर था कि जब जनता को गुंडा चाहिए होता, माचो, एक गुंडई, मतलब यंग मैन हो सकता है उससे हो, वहां से निकल के अब स्थिति आई है। और आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल जमीन पर है। गजवाए हिंद का एक अंतिम प्रतीक जैसा मुख्तार अंसारी अगर वो निपट रहा है तो जमीन पर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसका वोटिंग मामले में, जहां बार बार कहते हैं पुष्कर कि उंगली में ताकत है, उंगली में ताकत है, वो लगातार मजबूत हो रही है। जैसे 2014 के बाद 19 में और देखे, 24 में और देखने जा रहे हैं, 17 में देखे, उसके बाद लगातार कायम हुआ उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की। तो ये एक लंबा टेन्योर जो होता है ना, एक पारी, लंबी पारी पॉलिटिकल, वो ग्राउंड का परिवर्तन बताती है, वो होता हुआ दिख रहा है मुझे। जी तो बिल्कुल ठीक, धन्यवाद दादा, आपने मुझे भी जो है 2 लाइन बोलने का अवसर दिया। तो दर्शकों, इसी के साथ जब आप और ये चर्चा देख रहे होंगे तो उस समय तक हो सकता है कि दुख थोड़ा बहुत कम हो जाए बाबा रामदास जी का। उन्होंने बहु आयामी तरीकों से विश्लेषित किया और बहुत गंभीरता से भी उन्होंने बताया, क्योंकि गाजीपुर से वो जिस गहराई से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जन्मभूमि है, उनका पैतृक स्थान है। तो वहां की लोकल पॉलिटिक्स में अगर बाबा रामदास जी ये कह रहे हैं कि अभी भी एक बड़ा हिंदुओं का वर्ग था जो इनके साथ था और इनके लिए काम कर रहा था। पुष्करदा ने भी बताया कि किसी त्रिपाठी जी को दुख होता है, क्योंकि वो सारा एक इकोसिस्टम था। वो अतीत में भी देखा गया बहुत बेहतर तरीके से। वो मुख्तार शायद हो सकता है उस परंपरा का एक व्यक्ति हो। ऐसे तमाम गठजोड़ राजनीति और गुंडई के वो खत्म होने के दिन आ गए हैं। नाम कोई भी हो सकता है, धर्म कोई भी हो सकता है, मजहब भी क्यों हो वो भी हो सकता है, और वो संख्या ज्यादा इसलिए होती है कि आपके इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होते हैं। हमें उम्मीद है दर्शकों कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। बाबा रामदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्करदा को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मुझे, रामदास जी को और पुष्करदा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम राम। जय जय हो, जय।